अजीज बच्चों, आज मैं सबक नंबर 15 नई रोशनी आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। स्कूल में खाने का वक्फा था, लंच का वक्त था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे लंच खाने के लिए। कुछ अपनी क्लास में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे, ताज्जुब में थे। रोज की तरह दर्जा में शोर भी नहीं था, बिल्कुल क्लास शांत था। असलम और जावेद की बातचीत बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। असलम ने कहा, मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है, यानी जिसको दिखाई नहीं देता है। उसे आज ही स्कूल में दाखिला मिला है, एडमिशन हुआ है। जावेद हैरत से, अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे, जब आंख ही नहीं है उसके पास तो पढ़ेगा कैसे। वक्फा खत्म होने की घंटी बजती है, लंच खत्म हो जाता है। असलम कहता है, अरे मास्टर साहब आते ही होंगे, हम लोग उन्हीं से पूछ लेंगे कि कैसे पढ़ेगा वो। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं। सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, इज्जत में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। असलम और जावेद एक साथ दोनों सवाल करते हैं, मास्टर साहब मुझे मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है, एडमिशन हुआ है, जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे। मास्टर साहब ने कहा, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, महमूद कल से तुम्हारी क्लास में पढ़ने आएगा और तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है, बस फर्क ये है कि अल्लाह ने उसे आंख बीनाई से महरूम रखा, देख नहीं सकता। जानते हो, गुज़िश्ता साल यानी गुजरे हुए साल वो अपनी क्लास में टॉपर हुआ था, फर्स्ट डिवीजन लाया था। असलम कहने लगे, मास्टर साहब जब महमूद को दिखाई नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह से है? मास्टर साहब ने कहा, महमूद और उस जैसे बच्चे एक खास तहरीर के जरिए पढ़ते हैं, उसे हम ब्रेल तहरीर कहते हैं। जावेद कहने लगा, लेकिन मास्टर साहब आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है, कैसे पढ़ी जा सकती है? मास्टर साहब ने कहा, देखो एक खास आले से मोटे कागज पर हुरूफ को उभारा जाता है। जैसे ए लिखना है तो उसको उभारा जाता है, बी लिखना है तो उसको उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी सी तरबियत के बाद उन नाबीना लोगों को उसको तरबियत दी जाती है, उसके उंगली को फिराया जाता है, इस तरह से उंगली से छूकर वो पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी जबान इस तहरीर में यानी ब्रेल तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज उसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जाहिदा कहने लगी, ये तहरीर किसने इजाद की? मास्टर साहब ने बताया, देखो इसकी इजाद करने वाले फ्रांस के लुई पास्चर थे, लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नजदीक को बड़े नाम के कस्बे में जनवरी 1809 ईस्वी में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में ही एक नुकीला औजार लग जाने की वजह से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे। अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को ईजाद किया, जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को ईजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। असलम कहने लगा, मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को आखिर किस तरह पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? जावेद कहने लगा,
और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा। मास्टर साहब ने बताया, अरे महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है, वैसे तो वो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, मगर वो दूसरों का सहारा लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप राइटिंग मशीन सीखने में लगा हुआ है, ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके, अपना होमवर्क बना सके और इम्तहान भी दे सके। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरी वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता भी ढूंढ लेगा। जाहिदा कहने लगी, सफेद छड़ी ही क्यों? मास्टर साहब ने बताया, सफेद छड़ी नाबीना लोगों की खास पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता भी दे देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा भी देते हैं। सफेद छड़ी उनका ट्रेडमार्क है। असलम कहने लगा, क्या महमूद अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकता है? मास्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं, महमूद और इस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोजी खुद कमा सकते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीस, प्रेस रिपोर्टर और मूसीकार, संगीतकार वगैरह भी बन सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर, बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं जो नाबीना हैं और तालीम हासिल करके उन्होंने इस ओहदे को हासिल किया है। वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। ये जरूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग न समझें, उनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। जावेद कहने लगा, जावेद क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? जावेद ने कहा, मास्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूल ही में पढ़ते हैं? मास्टर साहब ने कहा, नहीं जावेद, ऐसा नहीं है। उनके स्कूल अलग होते हैं, जहाँ उनके रहने का भी इंतजाम होता है। हमारे मुल्क में तकरीबन ऐसे 250 स्कूल हैं। उन स्कूलों में उन नाबीना बच्चों या इस तरीके के मंद बुद्धि वाले बच्चे पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश और शतरंज भी इनके पसंदीदा खेल हैं। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी ये दिलचस्पी लेते हैं, सैर व सियाहत में। अकरम कहने लगा, मास्टर साहब क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? मास्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं, कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। उनके लिए खास किस्म की गेंद बनाई जाती है जिससे आवाज निकलती है। आवाज सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते या पकड़ते हैं। प्रकाश कहने लगा, इनके लिए और क्या क्या खास चीजें बनाई गई हैं? मास्टर साहब ने कहा, इनके लिए अंग्रेजी और हिंदी में ऐसा कंप्यूटर बनाया गया है, तैयार किया गया है जो बोलता है। यानी जिस हर्फ के बटन को दबाया जाए तो कंप्यूटर उसी हर्फ को अदा करता है। इससे फायदा ये हुआ कि जहां नाबीना लोग उससे फायदा उठाने लगे, वहीं अनपढ़ लोग भी इससे फायदा उठाने लगे। फिर वो सुन सुनकर जो भी वो टाइप करते हैं वो सब कुछ खास प्रिंटर के जरिए ब्रेल तहरीर में फौरन उनके सामने आ जाता है। मोहन कहने लगा, अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बातें हुई। मास्टर साहब यही नहीं, उन लोगों की उंगलियों के पोर और कान बड़े हसास होते हैं। नहीं, जरा सा वो किसी चीज को छू लेते हैं तो फौरन उस चीज को वो महसूस कर लेते हैं। इसलिए ये चीजों को छूकर महसूस करते हैं और सुनकर वो अपना सबक भी याद कर लेते हैं, अपना निसाब भी याद कर लेते हैं। एक बार सुना हुआ और एक बार छुआ हुआ वो कभी नहीं भूलते हैं, जिंदगी भर उसे याद रखते हैं। उन्हें दिखाई नहीं देता है तो क्या हुआ, बदले में अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें उसे बख्शी हैं जिनसे वह अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। असलम कहने लगा, मास्टर साहब आंखें आखिर खराब क्यों हो जाती हैं? मास्टर साहब ने कहा, देखो कभी कभी खाने में हम लोगों के विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी बीनाई जाती रहती है या कम हो जाती है।
اس کے علاوہ بہت سارے بچے حادثوں میں اپنی بینائی کھو بیٹھتے ہیں. تو بچوں، وٹامن اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کھانے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہری سبزیاں، گاجر، پیلے پھل، آم، پپیتا، کدو وغیرہ مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. ساتھ ہی گلی ڈنڈا اور پٹاخوں یا نوکیلی چیزوں سے اپنی آنکھوں کی خاص طور پر حفاظت کرنا چاہیے. کبھی کبھی گندگی سے بھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. آنکھوں کو ہمیشہ صاف پانی سے دھوتے رہنا چاہیے اور صاف تولیے یا رومال سے آنکھیں پوچھنی چاہیے. کم روشنی میں ہمیں پڑھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے آنکھ پر زور پڑتا ہے، جس سے آنکھ کی روشنی پر خطرہ منڈلا جاتا ہے. اور آنکھوں کی ورزش بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ان سب باتوں کا اگر ہم خاص خیال رکھیں گے، ان سب باتوں کا ہم احتیاط رکھیں گے، تو پھر ہماری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں، ہماری بینائی محفوظ رہ سکتی ہے. آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نہیں؟ اللہ نے جسے بینائی عطا کی ہے اس کا خاص خیال رکھیں. اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھا جائے جو نابینا ہوتے ہیں کہ آنکھ کیا چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آنکھ عطا کی ہے، ہمیں اس کی روشنی کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے. تو آج یہ سبق نمبر 15 آپ کے سامنے پڑھایا گیا. انشاءاللہ اس کا سوال و جواب لے کر کے کل آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا. جب تک خدا حافظ.